उड़ने वाली बस। रवि शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियर बनने के बाद वो पहली बार अपने गांव आया। गांव वालों ने उसका बहुत स्वागत किया। कोई नौकरी न होने की वजह से वह अभी गांव में ही रह रहा था। एक दिन रवि गांव में घूम रहा था, तभी उसने खेत में एक पुराना सा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ पड़ा देखा। वह सोचने लगा, अरे यह हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहा है? यह तो बहुत बुरी हालत में है, लगता है क्रैश होकर गिर गया होगा। जिज्ञासावश रवि उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है और वहाँ खड़े हुए लोगों से पूछता है, चाचा राम राम। राम राम। बोलो बेटा रवि, यहाँ कैसे चले आए? बस चाचा, मैं तो इस हेलीकॉप्टर को देख कर आया हूँ, यह यहाँ कैसे है? अरे कुछ नहीं बेटा, कई साल हो गए, यह यहाँ पे क्रैश होकर गिर गया था, तब से इसे कोई लेने नहीं आया। रवि हेलीकॉप्टर को अच्छे से देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे इस हेलीकॉप्टर का तो इंजन वगैरह सब कुछ ठीक है, काश मैं इसका कुछ कर पाता। ऐसा सोचकर रवि अपने घर चला जाता है। शाम को रवि के पिता रवि से कहते हैं, देखो बेटा रवि, तुम तो बन गए हो इंजीनियर, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई कुछ नहीं करता। मैं चाहता हूँ तुम्हारा भाई मेरी तरह अपनी बस चलाए, पर यह मानता ही नहीं, तुम ही समझाओ इसे। यह सुनकर रवि का भाई कहता है, देखो ना भैया, पापा मुझे पुरानी बस चलाने को कह रहे हैं, मुझे वह बस बिल्कुल पसंद नहीं। कम से कम उसकी रंग रोगन और सफाई तो होनी चाहिए ना, तभी तो मैं उसे चलाऊंगा। और उसके पार्ट्स भी सभी पुराने हैं, कभी भी खराब हो जाती है। रवि हंसते हुए कहता है, ठीक है भाई, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बस को ठीक करने में मदद करूंगा। अगले दिन रवि जैसे ही बस के पास आया तो उसे एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं उस खराब हेलीकॉप्टर के कुछ पार्ट्स इस बस में फिट कर दूं। रवि बस को लेकर उस हेलीकॉप्टर के पास गया। वहां उसने हेलीकॉप्टर में से कुछ सामान निकालकर बस में फिट कर दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रवि जो करना चाहता था उसमें वह सफल हुआ। फिर क्या था, उड़ने वाली बस तैयार हो गई। रवि बस को चलाने लगता है। उड़ने वाली बस देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रवि अपने भाई से कहता है, ये ले भाई, मेरी तरफ से तुझे यह उपहार है। अगले ही दिन से रवि का भाई उस बस को चलाने लगता है। सड़क पर चलाने के अलावा कभी कभी वह इसे उड़ाता भी है। आओ आओ उड़ने वाली बस की सैर करो, आओ आओ उड़ने वाली बस की सैर करो। अब गांव के सभी लोग कहीं भी जाना हो तो उड़ने वाली बस में ही जाते थे, इससे उनका समय भी बच जाता था। यह देखकर रवि के पिता बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद रवि की नौकरी लग जाती है, लेकिन रवि जाते जाते गांव को उड़ने वाली बस का उपहार दे जाता है। केले जैसी गाड़ी। राजनगर में मॉडल नाम का एक बहुत अच्छा स्कूल था। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी। वहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी थी। राजनगर का हर कोई इंसान अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहता था। इसी स्कूल में विजय का बेटा राजू भी पढ़ता था। एक दिन राजू अपने पापा से कहता है, पापा अगले महीने मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। बहुत अच्छे बेटा, क्या तुम भी किसी एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? नहीं पापा, टीचर ने मुझे ऑफर किया था पर मैंने मना कर दिया। क्यों? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। पर पापा, सभी बच्चों के पापा बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और हमारे पास गाड़ी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा है हम फंक्शन में नहीं जाएंगे, वरना दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। विजय राजू को कुछ कहने लगते हैं, लेकिन वह चुप हो जाते हैं। विजय, जो खुद एक अच्छे कार मैकेनिक थे, एक तरकीब लगाते हैं और बहुत कम पैसों में एक गाड़ी खरीद लेते हैं और 3-4 दिन प्लानिंग करने के बाद उसे वो मॉडिफाई करते हैं। और एक दिन आकर वह अपने बेटे राजू से कहते हैं, राजू बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बेटा, हम अगले महीने स्कूल के फंक्शन में अपनी गाड़ी में बैठकर जाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सच पापा? हाँ बेटा, मेरा विश्वास करो। अब तुम भी स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है पापा, मैं कल ही टीचर को अपना नाम लिखवा दूंगा। राजू अपने फंक्शन की तैयारी करने लगता है और इधर विजय कड़ी मेहनत से बहुत कम पैसों में एक बेहतरीन कार बना देता है। उस कार की खासियत थी उसका रंग और रूप। और ठीक फंक्शन से एक दिन पहले, राजू बेटा, घर से बाहर आओ, देखो अपनी नई कार। सच पापा?
राजू जब घर से बाहर आकर अपनी कार देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। विजय ने कार को केले जैसा रंग रूप दिया था, जिससे वो बहुत ही अद्भुत दिख रही थी। अगले दिन राजू अपने पापा के साथ केले जैसी कार में स्कूल गया। रास्ते में सभी लोग उस कार को निहार रहे थे। राजू के सभी दोस्तों ने उस कार की बहुत तारीफ की और राजू ने भी फंक्शन में अपना पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से किया। इस तरह राजू और विजय दोनों की मेहनत रंग लाई और दोनों ने अपनी मेहनत से उस दिन को एक सफल दिन में बदल दिया। मनोज एक लापरवाह नौजवान था। उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। उसके पिता के पास एक ट्रैक्टर था जिसे वह चलाना बंद कर चुके थे। मनोज की मां मनोज से बार बार कहती थी, बेटा मनोज, तुम्हें इस ट्रैक्टर को काम में लाना चाहिए। अब बड़े हो गए हो, कुछ कमाई करो। अरे माँ, अभी तो मैं 25 साल का हूँ। अभी से कमाई के बारे में क्यों सोचूं? आप तो बूढ़े हो गए हो। मुझे लगता है आपको और पिताजी को कहीं तीर्थ यात्रा के लिए चले जाना चाहिए। मनोज ने अपने माता पिता की एक ना सुनी और अपने काम पर ध्यान नहीं दिया। इन बातों से दुखी होकर मनोज के माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अच्छा हुआ माँ और पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए। अब मैं अपनी प्यारी मधु से खूब मिलूंगा और उससे शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद मनोज मधु के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। यह देखकर मधु के पिता ने कहा, बेटा तुम कुछ काम तो करते नहीं, फिर घर कैसे चलाओगे? जी मेरे पास एक ट्रैक्टर है, मैं उसे किराए पर दे दूंगा या खुद उसे चलाऊंगा, कमाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को देश विदेश की सैर करवा सकते हो? क्या तुम उसे खुश रख पाओगे? हाँ हाँ पिताजी, आप इसकी परवाह ना करें, वो सब हो जाएगा। मनोज ने पैसों के लिए अपना घर बेच दिया। घर बेचकर मनोज ने ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगाकर एक चलता फिरता घर बना दिया और सारा सामान ट्रैक्टर में डाल दिया और मधु से कहा, मधु देखो हमारे पास कितने पैसे हैं। शादी के बाद हम ट्रैक्टर पर ही अपनी गृहस्थी बसाएंगे। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। देखो मैंने ट्रैक्टर में कितना अच्छा घर बना दिया है। मनोज और मधु की शादी हो जाती है। दोनों अपने ट्रैक्टर पर अलग अलग जगह घूमते हैं। जो जगह उन्हें पसंद आती वहां कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। लेकिन मनोज की गुस्से की आदत की वजह से हर कहीं उसका झगड़ा होता है। यह देखकर मधु कहती है, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? ऐसे तो हम सबको अपना दुश्मन बना लेंगे। कुछ तो सोचो, अब हम माँ बाप बनने वाले हैं और तुम हो कि अब तक बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हो। अच्छा बाबा, अब ऐसा नहीं करूँगा। चलो कुछ दिन के लिए अपने गांव चलते हैं। गांव पहुंचते ही मनोज हमेशा की तरह अपना ट्रैक्टर अपने घर के आगे खड़ा कर देता है। यह देखकर घर के नए मालिक राजू की पत्नी बाहर आती है। अरे अरे, ये मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो? भूल गए अब ये घर हमारा है, चलो जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने आप लोगों को घर बेचा है, बाहर की जगह नहीं। मैं अपना ट्रैक्टर यहीं खड़ा करूँगा। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गांव के सरपंच को आना पड़ता है। यह देखकर मधु के पिता कहते हैं, बेटा मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है। ये ट्रैक्टर तुम मेरे घर के बाहर खड़ा कर लो। यूं बेवजह किसी से झगड़ा क्यों करते हो? बुरा मत मानिए, आपका घर मेरा घर नहीं है, वह तो मेरा ससुराल है। मैं तो ट्रैक्टर यहीं खड़ा करूंगा। यह सुनकर मधु के पिता कहते हैं, देखो तुमने गृहस्थी शुरू करने के लिए अपना घर बेच दिया, लेकिन अब इस गलती का सुधार करो और ट्रैक्टर से काम करो और खुद पैसे कमाकर अपना खुद का पक्का घर बनाओ। ठीक है पिताजी, मैं समझ गया, अब से मैं यही करूँगा। अब मनोज की समझ में आ चुका था कि ट्रैक्टर में चलते फिरते घर से कभी गृहस्थी नहीं बसती, उसके लिए एक स्थायी मकान होना आवश्यक है। आकाश अपने माता पिता के साथ रहता था। उनका घर एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस पर था। आकाश के पिता के पास एक घोड़ा था। उसके पिता उस घोड़े पर बच्चों को सवारी कराया करते थे। इसी से उनका गुजर बसर चलता था। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण घोड़े को रखना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्हें अब घोड़ा बेचने की नौबत आ गई थी और उनका घोड़ा बूढ़ा भी हो गया था। अब वह अधिक काम नहीं कर सकता था।
अब आकाश भी बड़ा हो गया था। उसने सोचा वह अपने पिताजी को आराम देगा और खुद काम करेगा। पिताजी, आपने बहुत साल काम किया है, अब आप काम छोड़ दीजिए। अरे बेटा, मैंने काम नहीं किया तो हमारे पास रोटी के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। मुझे तो काम करना ही होगा। देखता हूँ इस घोड़े की जगह कोई दूसरा घोड़ा खरीद लूँ, लेकिन इतनी महंगाई में घोड़ा भी कैसे खरीदूँ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करूँगा और कमाई करके अपना घर चलाऊँगा। बेटा, मैं तो तुम्हें गरीबी की वजह से अधिक पढ़ा भी नहीं सका कि तुम किसी अच्छी नौकरी के लायक हो जाओ। तुम्हें तो मजदूरी ही करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं पिताजी, अगर मजदूरी भी करनी पड़ी तो क्या हुआ, मैं कर लूँगा। लेकिन अब आप नहीं करोगे, अब आपकी आराम करने की उम्र है, अब आप आराम कीजिए। एक दिन आकाश मेले में काम की तलाश में गया। यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं, शायद किसी दुकान में मुझे काम मिल जाए। आकाश ने सभी दुकानों में काम के लिए पूछा, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। थक कर आकाश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी एक छोटी सी कार में बच्चों को घुमा रहा था और हर बच्चे से वह किराया ले रहा था। अरे वाह, यह काम तो बहुत अच्छा है। कार में बच्चों को बस एक राउंड घुमाओ और पैसे ले लो। काश मेरे पास भी ऐसी कोई कार होती। तभी आकाश को एक विचार आया। उसने घर जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, फिर उनसे जूते की आकार की एक कार बनाई और उसने लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे काटकर उसी से पहिए भी बनाए। बस फिर क्या था, एक अच्छी सी जूते की आकार की कार तैयार हो गई। पेंट करने के बाद वह कार बहुत आकर्षित लगने लगी। आकाश ने अपनी साइकिल को उस जूता कार से जोड़ दिया और चलाने लगा। अगले दिन आकाश उस कार को लेकर मेले में पहुंचा और बच्चों को बुलाने लगा। आओ आओ, जूता कार में सैर करो, जूता कार में सैर करो, आओ आओ, जूता कार, नई कार, जूता कार। आकाश की आवाज सुनकर कुछ औरतें अपने बच्चों को लेकर वहां आई और उससे कहने लगी, अरे भैया सुनिए, आपकी कार तो बहुत ही सुंदर है। क्या आप मेरे बच्चों को जूता कार में एक सैर करवा सकते हैं? जूता कार में सैर के मजे लीजिए। एक चक्कर के कितने पैसे लोगे भैया? एक राउंड के 20 रुपए लगेंगे मैडम। ठीक है, चलिए। जूते की आकार की कार देखकर सभी बच्चे उस कार में सैर करने की जिद करने लगे। इस तरह से आकाश का काम चल निकला और इससे उसकी काफी कमाई हो गई। इस तरह आकाश ने अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक कमाई का जरिया बना लिया। Please subscribe.